नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके डेली इस करंट अफेयर्स क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आज है दिन सोमवार, यानी कि भगवान शंकर का यह दिन कहा जाता है, जो कि त्याग, समर्पण और जो है आत्मचिंतन के प्रवर्तक माने जाते हैं और ध्यान के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। और आज उनसे हमें सीख लेने की आवश्यकता है कि जब भी हम पढ़ाई करें तो ध्यान पूर्वक पढ़ें और पूरी शिद्दत के साथ पढ़ें, यानी कि ध्यानमग्न होकर के हम तैयारी करें, यानी कंसंट्रेट होकर के एकाग्रता। भगवान शंकर से हमें एकाग्रता सीखने की आवश्यकता होती है। जैसे हिमालय पर्वत में बड़ी एकाग्रता के साथ में, चाहे जितनी ठंडी हवाएं चल रही हो, बर्फ के जो है बर्फ जैसी ठंडी हवाएं चल रही हो, लेकिन फिर भी भगवान शंकर जिनके अर्थ कई सारे हैं, तो उनसे हमें उस एकाग्रता को सीखने की आवश्यकता होती है कि अगर आज, क्योंकि बहुत सारे मेल फीमेल जो है, खासकर फीमेल तो जो है बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सोमवार का व्रत रखती हैं, उसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर हम सोमवार का व्रत रखते हैं तो ये सीख जरूर लेनी चाहिए कि हमारे भीतर एकाग्रता आए, हमारे भीतर संयम आए और हमारे भीतर अपने मंजिल को जो है प्राप्त करने का एक लक्ष्य जो होता है, उसकी प्राप्ति के लिए हम उस एकाग्रता को अपने भीतर समाहित करें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो आइए इन्हीं बातों को सीखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। 24 नवंबर आज डेट हमारी है और कल हमने प्रश्न आपसे पूछा था कि बताइए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण जो है कौन करता है, तो सभी लोगों ने इसका एग्जैक्टली उत्तर सही बताया था। और ऐसे प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, ये नहीं कि नहीं पूछे जाते हैं। अलग अलग संवैधानिक पदों पर जो बैठे हुए जो व्यक्तित्व होते हैं, उनके बारे में अक्सर आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि बताइए इनके वेतन और भत्ते का निर्धारण कौन करता है, और निर्धारण करने के साथ साथ में इनके वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं, मतलब कि संचय निधि पर, भारत की संचय निधि पर, या राज्य की संचय निधि पर, या किसी अन्य पर। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको अक्सर क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, आइए। अच्छा, एक चीज आज हमने चेंज किया है। जैसे अभी तक क्या रहता था कि पहले हम लोग क्या करते थे, व्याख्या पढ़ लेते थे, टॉपिक पढ़ लेते थे। आज जब हमने स्टार्टिंग में जो हमने करंट अफेयर्स स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में जनवरी जो है 2024 मई में शायद है ना, 7 मई से, तो हमने क्या काम किया था कि पहले क्वेश्चन करते थे, फिर उसके बाद उसकी व्याख्या पढ़ते थे। फिर जनवरी 2025 में हमने व्याख्या कर दिया पहले, फिर क्वेश्चन कर दिया। आज हमने पुराने पैटर्न को फॉलो किया है, पहले आज हम प्रश्न करेंगे, प्रश्न के बाद उसकी व्याख्या करेंगे। तो अगर ये पैटर्न अगर आपको समझ में आता है तो बताइए कि हाँ सर ये वाला पैटर्न सही है, और अगर पुराना पैटर्न अगर आपको समझ में आता है तो पुराना पैटर्न कहिएगा कि सर क्या है। जैसे अभी हमने आज पहले क्वेश्चन किया है, उसके बाद में इसकी व्याख्या हम करेंगे, तो क्या यह पैटर्न अभी सही लगेगा आपको, इसके बाद व्याख्या करना, या जो हम लोग कर रहे थे अभी तक कि पहले व्याख्या और फिर करंट अफेयर्स, वो सॉरी पहले व्याख्या फिर क्वेश्चन, कौन सा सही रहेगा वो आप मुझे प्लीज बताइएगा। आपके ऊपर है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग कमेंट करके मुझे इसका सजेशन जरूर देंगे। ठीक है, चलिए आइए। आज का पहला प्रश्न हमारा हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 नवंबर 2025 तक आयोजित G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस देश के किस शहर की यात्रा पर हैं, और इस सम्मेलन के प्रमुख एजेंडा बिंदु कौन से हैं। आप जानते होंगे कि G20 का समिट अभी होने वाला है, बड़ा इंपॉर्टेंट समिट है और पीएम मोदी इसकी यात्रा पर गए हुए हैं। तो वही पूछा कि समिट हो कहां पर रही है और मुख्य जो उसका एजेंडा है वो क्या है। तो आपके सामने ऑप्शन यहां पे आ रहे हैं। नंबर 1 ऑप्शन क्या है कि न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में गए हैं और मुद्दा वहां पर सैन्य सहयोग और शिक्षा का है, या फिर जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर हैं, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग की यात्रा पर हैं, और समावेशी एवं सतत आर्थिक विकास, जलवायु परिवर्तन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, खाद्य सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताएं शामिल हैं, ये होगा। या फिर जापान के टोक्यो शहर की यात्रा पर हैं और औद्योगिक नवाचार और स्वास्थ्य विषय है वहां का, या फिर मिस्र के काहिरा में गए हैं और पर्यटन और सांस्कृतिक विनिमय जो है मुख्य मुद्दा है। कौन सा इसका मुख्य मुद्दा होगा, यानी कि G20 जो आपकी समिट हो रही है उसमें से क्या कुछ इसमें से सही है वो आपको बतानी है। अब आप बताइए कि इसका एग्जैक्टली आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर सही से बताएंगे भी। ठीक है, जब बताओ मुझे कि क्या होगा इसका सही उत्तर। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे कि दरअसल पीएम मोदी जो है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग की यात्रा पर हैं, और वहां पर ये जो मुद्दे आप देख पा रहे होंगे, ये सारे मुद्दे जो है मुख्य बिंदुओं में शामिल हैं, और इन्हीं सारे बिंदुओं पर जो है वहां पर परिचर्चा की जा रही है। इसी से रिलेटेड एक प्रश्न मैंने आपको और कराया था ट्रोइका के बारे में, याद होगा कि ट्रोइका 3 देशों का समूह होता है। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? जिसमें कौन से देश शामिल होता है? वह देश जो देश G20 की अध्यक्षता कर रहा होता है,
उसका पूर्ववर्ती देश जिसने पहले अध्यक्षता की होती है और भविष्य का देश जो अध्यक्षता करेगा। 3 देशों का समूह होता है अपने आप में ट्रोइका में, मैंने कल कराया था। तो G20 समिट अभी चूंकि चर्चाओं में है इसलिए आपको जानना आवश्यक है। तो इसका बी उत्तर आई थिंक सही हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बी इज द राइट आंसर। अब इसके प्रश्न के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप पढ़ लीजिए क्या क्या है। जैसे कि 21 से लेकर के 23 नवंबर 25 तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में आयोजित 20वें G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। G20 का जो शिखर सम्मेलन कौन सा है? यह 20वां शिखर सम्मेलन। अब इस पॉइंट को भी आपको क्या करना है, याद करना है आपसे, ठीक है। यह अफ्रीका महाद्वीप में पहली बार आयोजित होने वाला G20 शिखर सम्मेलन है और इसलिए क्या हो जाएगा, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक। इस वर्ष का मुख्य एजेंडा जो कि अभी प्रश्न में भी आपने देखा, जलवायु परिवर्तन से लेकर के खाद्य सुरक्षा, न्यायकारी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और कई सारे महत्वपूर्ण बिंदु जो सामाजिकता में जो है एक नए परिकल्पना को सृजित करते हैं, उन सारे मुद्दों को इसमें शामिल किया गया है। यानी कि जो अलग अलग मुद्दे हैं, फूड सिक्योरिटी हो गया, जस्टिस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ग्लोबल जो साउथ है उसकी इंपॉर्टेंस को रखना, तो ये सारे सतत आर्थिक विकास यानी कि सस्टेनेबल जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है हमारी उसको बना के रखना, ठीक है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ, ये सारे एजेंडे इसमें जो है इस जो है मीटिंग में शामिल किए गए हैं, ठीक है। पीएम मोदी समिट के तीनों सत्रों में भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे और भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका लीडर्स बैठक में इस समिट में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये अलग अलग मुद्दे हैं, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, भारत की ग्लोबल साउथ जो पॉइंटेड प्राथमिकता है जैसे कि डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, महिला सशक्तिकरण यानी कि विमेन एम्पावरमेंट, आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट और एसडीजी प्राथमिकता यानी कि जो सस्टेनेबल जो हमारे गोल होते हैं उन पर हमारी ग्रोथ कितनी हुई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ एसडीजी गोल्स इसको कहते हैं, जिसमें 17 एसडीजी गोल्स रखे गए हैं। आप जानते होंगे जिनको प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक का है, 2030 तक का है। जो भी हमारे 17 एसडीजी गोल्स हैं, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ इसको बोलते हैं, इनको फुलफिल करने का प्रयास 2030 तक का है। लेकिन अभी हालिया एक रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था कि जितने भी देश आपके हैं उन बहुत कम देशों ने जो है इन 17 एसडीजी गोल्स को प्राप्त कर पाएंगे, नहीं तो नहीं प्राप्त कर पाएंगे। लोग इस पर काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे मुद्दे इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में रणनीतिक रूप से आगे बढ़ाया जाएगा इन सारे मुद्दों को। इस समिट में समानता यानी कि इक्वलिटी, न्याय यानी कि जस्टिस, खाद्य यानी कि फूड एवं एनर्जी यानी कि फूड एवं एनर्जी, सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी, जलवायु वित्त यानी कि क्लाइमेटिक जो आपका फाइनेंस होता है, इन सभी टॉपिक पर जो है डिस्कस किया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेशन है अपने आप पे और इस सेशन पर आपके मेंस में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए G20 के जो समिट ये है, जो नेताओं की जो बैठक हो रही, उसके क्या कुछ निहितार्थ निकाले जा सकते हैं, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है, तो ये फैक्ट भी आपके जरूरी होता है और मेंस में आपके एग्जाम में प्रश्न यहां से बन सकता है, ठीक है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, अब दूसरा प्रश्न आपके सामने आ गया। अब इसका उत्तर बताइए, फिर इसकी बाद में इसकी व्याख्या करेंगे। प्रश्न क्या है आपके सामने, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में सेशल्स की पूर्ण सदस्यता कब और किस बैठक में की जो है घोषित की गई। यानी कि जो आपका सेशल्स, आप इसको देख पा रहे होंगे, इसको अभी कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में इसको पूर्ण सदस्यता यानी कि फुल मेंबर इसको जो है बना दिया गया है। ये कोलंबो सिक्योरिटी जो समिट आपकी है, इस समिट में सेशल्स को फुल मेंबर यानी कि परमानेंट मेंबरशिप इसको मिल गई है। तो ये पूछ रहा आपके प्रश्न इसमें जो है प्रश्न में कि भैया इसको मेंबरशिप मिली है वो कब और किस बैठक में, कौन सी मीटिंग में इसको मिली है। ये देखिए, when and at which meeting was Seychelles full membership in the Colombo Security Conclave declared। ठीक है, ये आपको यहां पर बताना है, जो कि आपके सामने यहां पर क्वेश्चन इंग्लिश में दिया गया है। ठीक है, अब आप देखिए इसको। तो ए ऑप्शन क्या है आपके सामने कि 2019 में मुंबई में हुई बैठक में, या 2025 में नई दिल्ली में आयोजित 7वीं बैठक में सुरक्षा कल्याण एनएससी की बैठक में, या 2024 में कोलंबो में आयोजित संगठन के गठन की बैठक में, या फिर 2030 में काठमांडू में आयोजित वार्षिक बैठक में। तो ये तो बिल्कुल नहीं लग रहा हमको बॉस। ठीक है, अब आप बताइए कि इसका एग्जैक्टली आंसर क्या हो जाएगा। क्या बी वाला होगा या ए वाला होगा या सी वाला होगा। बी और सी में से एक हो सकता है, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है। आपके अकॉर्डिंग क्या होगा इसका एग्जैक्टली आंसर। अगर आप इसको पढ़ पाए तो मुझे बताएं। कल किसी ने कमेंट किया था, सर क्वेश्चन जल्दी से नहीं पढ़, जल्दी पढ़ जाते हैं आप, रुकते नहीं हैं। अभी मैं रुका हूं, बताओ इसको। कॉपी और पेन लेके बैठिए आप लोग, 2 कॉपी लेके बैठिए। एक कॉपी में
जो मैं टास्क आपको दिया करूंगा उसको आपको लिखना है, नोट करना है, रेडी करना है मेंस के पॉइंट ऑफ से, और होमवर्क वाले मतलब होमवर्क का एक कॉपी अलग और मेंस के प्रोस्पेक्टिव से एक अलग कॉपी बनाइएगा, जहां पर मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन आज को आपको करना है, राइट। तो इसका एग्जैक्टली आंसर क्या होगा, अब जरा सोचिए समझिए फिर मुझे इसका आंसर दीजिए। तो मुझे लगता है जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी या सी में से कोई एक, तो बी वाला ही इसका एग्जैक्टली हो जाएगा सही। यानी कि 2025 में नई दिल्ली में आयोजित 7वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक में ये जो सेशल्स को जो है कोलंबो सिक्योरिटी जो आपके कॉन्क्लेव है उसमें इसको शामिल कर लिया गया, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट था। अब इसके एक्सप्लेनेशन को हम पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। तो सेशल्स की कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में पूर्ण सदस्यता या फुल टाइम पार्टनरशिप जो मेंबरशिप है वो 20 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 7वीं राष्ट्रीय सुरक्षा, ठीक है, सलाहकार यानी कि जो आपकी 7वीं नेशनल सिक्योरिटी जो एडवाइजर स्तर की जो बैठक जो मीटिंग है उसमें इनको रखा गया है। इस मीटिंग में मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, बांग्लादेश सहित अन्य सदस्य देशों के एनएसए जो यानी कि जो नेशनल सिक्योरिटी जो एडवाइजर होते हैं वो शामिल होते हैं। एनएसए, भारत के एनएसए कौन है जरा मुझे बताइएगा। बहुत फेमस व्यक्तित्व है, बहुत फेमस पर्सनालिटी है, उनका मुझे आंसर दीजिए कि भैया क्या होगा उसका नाम। यहां पे लिखा है मालदीव। अब मालदीव सुन के कुछ लोग का दिल में गार्डन गार्डन सा हो रहा होगा। मालदीव घूमने के बहुत, मालदीव, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड और कई सारी कंट्रीज और हैं जहां पे सुन के दिल एकदम प्रसन्नचित्त हो जाता है। अच्छा वहीं तो जाना है हमको शादी के बाद। जाइएगा, लेकिन कब जाइएगा, पढ़ लीजिएगा बस तब जाइएगा, नहीं तो पैसे नहीं रहेगा तो कहां जाइएगा। और इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपके अपने सपनों को साकार करना है, स्विट्जरलैंड, मालदीव, थाईलैंड, है ना, और अलग अलग कंट्रीज को अगर आपको जाना है, घूमने जाना है, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा बॉस, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए अभी आपको अपने लिए जीना है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। सपने देखिए, लेकिन सपने को देखने के लिए जो आपके सपने पूरा करने के लिए जो टास्क चाहिए होता है, जो कार्य करना होता है, उस वर्क को भी आपको करना पड़ेगा। सिर्फ सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते हैं, बल्कि सपने देखने के साथ सपने को पूरा करने के लिए जो कर्म की आवश्यकता होती है उस कर्म को करना पड़ता है आपको, ठीक है। इससे डू हार्ड एंड स्मार्ट वर्क, ओके। चलिए, सेशल्स ने पहले पर्यवेक्षक की भूमिका निभाई थी, लेकिन अब यह जो है संगठन का इस पूरे का क्या हो गया है, फुल टाइम अपने आप में मेंबर हो गया है। इसका उद्देश्य क्या है इस पूरे समिट का, महासागर, हिंद महासागर क्षेत्र में, यानी कि जो आपका ये हिंद महासागर है इसमें क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, सी सिक्योरिटी, टेररिज्म का जो है विरोध करना, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, मानवतावादी सहायता यानी कि ह्यूमैनिटीज को मेंटेन करना, और आपदा यानी कि डिजास्टर जो आपके रिलीफ होता है, डिजास्टर रिलीफ जैसी इंपॉर्टेंट सामरिक चुनौतियों यानी कि जो भी डिफेंस आपके सामने जो डिफेंस प्रॉब्लम्स होती है उन पर सहयोग बढ़ाना, और इस विस्तार से क्षेत्रीय सुरक्षा यानी कि जो रीजनल जो सिक्योरिटी है उसके सहयोग को बढ़ाना और मजबूत करना, ये इस पूरे समिट का क्या था अपने आप पे अल्टीमेटली गोल है इसका। तो इसको भी आपको क्या करना, ध्यान रखना। मैं इंग्लिश टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो वो उनको ताकि दिक्कत कोई ना हो अपने आप में, ठीक है। समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा इसको आप लोग, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। अब बताइए आप लोग इसका उत्तर क्या हो जाएगा। हाल ही में बोकारो स्टील लिमिटेड और डीआरडीओ के बीच हुए ग्रेड इस्पात उत्पादन समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि अभी हाल ही में क्या हुआ है, बोकारो जो स्टील लिमिटेड है, बीएसएल कंपनी है, और डीआरडीओ जो कि भारत का रक्षा अनुसंधान संगठन है, इसके बीच में एक जो है ग्रेड इस्पात उत्पादन समझौता हुआ है। इसी के कंटेक्स्ट में आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन इसमें से सही हैं। बॉस एग्जैक्टली सही से आप इसका उत्तर दीजिएगा, आपसे मैं अपेक्षा करता हूं। नंबर 1 पॉइंट क्या है, ए ऑप्शन है, क्या है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन है, यह समझौता दरअसल सेल के अंतर्गत आने वाले बोकारो स्टील प्लांट, बीएसएल और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसको हम लोग डीआरडीओ के नाम से भी जानते हैं के बीच स्वदेशी रक्षा विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। या फिर सेकंड ऑप्शन क्या है, इस समझौते के तहत उत्पादित यानी कि जो भी प्रोडक्शन होगा इससे होने वाला प्रमुख इस्पात डीएमआर 249A ग्रेड का है, जो मुख्य रूप से युद्धपोतों और पनडुब्बियों के पतवार के निर्माण में उपयोग किया जाता है। या फिर थर्ड ऑप्शन है डीएमआर 249A ग्रेड स्टील को विशेष रूप से क्रायोजेनिक इंजनों के लिए विकसित किया गया है और यह केवल कोल्ड रोड प्रक्रिया द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। इसमें से क्या होगा इसका एग्जैक्टली आंसर। चाहो तो इंग्लिश में पढ़ लीजिए आप लोग एक बार, है ना, कि इसका एग्जैक्टली आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, और कई सारे जो भी हमारे समिट और जो भी एमयूज पर साइन जो होते हैं, ठीक है, समझौता ज्ञापनों पर, उन पर कई बार पूछा था आप एग्जाम में, ठीक है। तो अब आप बताओ कि इसका एग्जैक्टली आंसर क्या हो जाएगा।
सही से बताओ, सोचो फिर बताओ, है ना। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आई थिंक ए होना चाहिए, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। फर्स्ट एंड सेकंड बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट एंड सेकंड। एक बात ध्यान रखिएगा कि डीआरडीओ, अब डीआरडीओ के बारे में, जैसे डीआरडीओ आपका हो गया, ठीक है, डीआरडीओ के अलावा आपका इसरो हो गया, इनके सबकी स्थापना वर्ष, इनके अध्यक्ष के नाम और इन ये कौन कौन से रिसर्च हाल में करते हैं उनके बारे में खूब पूछता है, ठीक है। इसरो ने कौन कौन से नई नई मिसाइल्स और जो उपग्रह आदि लॉन्च किए हैं, डीआरडीओ ने कौन सा जो है चीज अभी लॉन्च की हाल ही फिलहाल में, वो सब प्रश्न खूब बनता है। तो सिक्योरिटी वाले सेक्शन में इसको आपको अच्छे से रेडी करते हुए चलना है, ठीक है। चलिए आइए अब इसकी हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बोकारो स्टील प्लांट, जिसको बीएसएल के नाम से भी जानते हैं, तो बीएसएल जो भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के, ठीक है, के उपक्रम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अंतर्गत आता है। यानी कि जो बीएसएल है ये बेसिकली सेल के अंतर्गत ही, इसी के अंडर में ये काम करता है। इसने अभी हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया, एक महत्वपूर्ण एमओयू पर क्या किया है, साइन किया है, ठीक है। इसका क्या मोटो है इस सहयोग का? इसका उद्देश्य है रक्षा क्षेत्र में यानी कि डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर के लिए आवश्यक उच्च ग्रेड यानी कि हाई क्वालिटी और विशेष इस्पात स्वदेशी उत्पादन करना है अपने आप, जिससे आत्मनिर्भर भारत यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया पहल के तहत रक्षा विनिर्माण यानी कि डिफेंस मैन्युफैक्चर को बढ़ावा मिल सके। यह समझौता आयात पर निर्भर कम करने के लिए किया गया, यानी कि हम दूसरे से सामान कम मंगाएं, इसके लिए समझौता साइन किया गया है, ठीक है। चलिए इस समझौते के तहत दरअसल बोकारो स्टील प्लांट डीएमआर 249A ग्रेड स्टील का उत्पादन करेगा। यह एक अत्यंत उच्च शक्ति वाला इस्पात है जो यह निर्माण किया जाएगा, ठीक है, जिसे विशेष रूप से भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है अपने आप पे। तो ये स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा कदम है अपने आप में। इस स्टील का उपयोग यानी कि इसका यूज कहां करेंगे हम? इसका उपयोग हम लोग युद्धपोतों में, ठीक है, जो भी हमारे युद्धपोत होते हैं, जो लड़ाकू जो भी जहाज आदि होते हैं वहां पर, ठीक है, विध्वंसकों यानी कि जो डिस्ट्रॉयर्स होते हैं और पनडुब्बियों के पतवारों यानी जैसे महत्वपूर्ण रक्षा प्लेटफॉर्मों के निर्माण में किया जाता है, जहां कठोरता, हल्केपन और उच्च दबाव सहन करने की क्षमता की आवश्यकता होती है अपने आप पे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्या करना, ध्यान रखना है। ये कई सारे पॉइंट यहां पर और दिए गए, आप इसको चाहे तो इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा डीएमआर 249A स्टील को बोकारो स्टील प्लांट में आमतौर पर हॉट रोल्ड प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित किया जाता है, न कि केवल कोल्ड रोल्ड प्रक्रिया के द्वारा। तो ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, समझ आ रहा आपके? चलिए अच्छा, एक बात और आ गया। अभी हमने सेल के बारे में और बाकी बोकारो के बारे में पढ़ा। ध्यान रखिए, कई जो महत्वपूर्ण जो इंडस्ट्रीज होते हैं उनकी जो अवस्थिति, उनका जो लोकेशन होती है, वो कई बार आपके एग्जाम में पूछा आता है। तो ज्योग्राफी सेक्शन में जो भी अलग अलग लोकेशन जो आपके एग्जाम में जो है आपके उसमें दी गई हैं, उनको अब एक बार पढ़ने का प्रयास प्लीज जरूर कीजिएगा। वहां से प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए बताइए आप लोग, उत्तर प्रदेश की पारंपरिक चावल किस्म आदम चीनी के पुनर्जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 पॉइंट क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको हम बीएचयू के नाम से भी जानते हैं, के कृषि वैज्ञानिकों ने पारंपरिक आदम चीनी चावल की किस्म को उसके मूल सुगंधित गुण को बनाए रखते हुए उच्च उपज वाली किस्म के रूप में पुनर्जीवित किया है। ये अभी हाल ही में चावल की एक नई किस्म जो है, जो ये आदम चीनी है, इस पर जो है काम किया गया है और इसको अपडेट किया गया है। यह किस्म अपनी अनूठी मीठी सुगंध और छोटा दाना होने के लिए प्रसिद्ध है और इसे उत्तर प्रदेश के चंदौली क्षेत्र के लिए भौगोलिक संकेतक का टैग जो है प्राप्त है, जीआई टैग प्राप्त है। थर्ड है, यह पुनर्जीवित किस्म मुख्य रूप से बासमती किस्मों के समूह से सम्मिलित है और यह उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के किसानों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। अब आपको बताना कि इसमें से कौन सा कथन सही है, बताओ मुझे। डेफिनेटली शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा इसका उत्तर, नहीं पढ़ा है तो मुझे बताइएगा, लेकिन यह बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं अपेक्षा करता हूं कि आप इसका आंसर मुझे जरूर बताएंगे। क्या होगा इसका आंसर, बताइए जल्दी से, इसका मुझे आंसर आप लोग बताओ, फटाफट जल्दी से। एग्जैक्टली आंसर क्या होगा इसका बॉस, बताइए मुझे जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा आपका बेसिकली 2, 1 और 2 होना चाहिए मुझे लगता है। ध्यान रखना कि ये जो आपका आदम चीनी है अपने आप में, ये क्या है, इसका जो आकार है अपने आप में क्या है, बहुत छोटा है, मतलब चीनी के आकार का, चीनी के जो दाना होता है, चीनी का जो दाना होता है, चीनी का दाना, इसी के आकार का एक चावल की एक प्रकार की किस्म है, चावल के दाने, चीनी के दाने के आकार का, और एकदम सफेद व्हाइट कलर का है, एकदम सफेद है,
ठीक है, और सुगंधित बहुत है अपने आप, बहुत सुगंधित, महकता बहुत है, बहुत सुगंधित है अपने आप पे, ठीक है, बहुत सुगंधित है अपने आप पे। और ये दरअसल उत्तर प्रदेश के, अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के आपका ये जो है क्या कहते हैं, आपका जो एरिया आपका है बनारस वाला, मिर्जापुर वाला, वहां पर जो है होता है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये अलग किस्म जो आपकी दिखाई देती है, ये उत्तर प्रदेश के चंदौली क्षेत्र में, चंदौली हो गया, मिर्जापुर हो गया आपका, ठीक है, और इधर आपका जो है मुगलसराय आदि हो गया, इस एरिया में ये चावल पाया जाता है। और लेकिन खास बात इसकी है कि इसकी पैदावार दरअसल ज्यादा नहीं होती है, इसलिए इसको लोग कम उगाते हैं। लेकिन ये अपने बासमती चावल से मिलता जुलता चावल है अपने आप में, जिसके छोटे छोटे दाने होते हैं, व्हाइट एकदम सफेद चीनी जैसा होता है और महकता बहुत है। लेकिन पैदावार कम होने की वजह से जो है प्रोडक्शन कम होता है। प्रोडक्शन कम होने की वजह से कहीं ना कहीं किसान इसको नहीं जो है उपासते हैं, मतलब कि इसको उगाते हैं एक तरीके से, ठीक है, उपज कम होती है इसमें, ये इसका ड्रॉबैक है। लेकिन 2023 में इसी चावल को क्या हुआ था, 2023 की अगर हम बात करते हैं, 2023 में दरअसल इसी को जीआई टैग दिया गया था, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, ओके। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग एक बार। ए, अच्छा, ए इज द राइट आंसर, यानी कि ए में क्या है आपका फर्स्ट सेकंड दोनों है, तो ए इसका सही है, दो सही है, मतलब फर्स्ट सेकंड सही है, थर्ड वाला आपका ऑप्शन क्या है, रॉन्ग था। चलिए, पारंपरिक चावल किस्म आदम चीनी, ये चावल की, राइस की एक खास करके एक अलग स्पीसीज है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की कृषि में नवाचार यानी कि इनोवेशन और पारंपरिक फसलों यानी कि जो भी हमारे ट्रेडिशनल क्रॉप्स होती हैं को बढ़ावा देने की दिशा में काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू के कृषि विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने प्रसिद्ध सुगंधित चावल की किस्म आदम चीनी को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया। यानी कि ये एक तरीके से अब इस पर काम नहीं हो रहा था, एक तरीके से इसका प्रोडक्शन लो हो गया था, तो बीएचयू के साइंटिस्ट ने क्या किया, इस पुरानी जो आपकी जो फसल है, ये अपने पारंपरिक जो ट्रेडिशनल हमारी क्रॉप्स है ये चावल की, राइस की, इसको एक नया जीवन दिया, एक नया लाइफ दिया कि भैया अब इसके प्रोडक्शन को हमको बढ़ाना है। क्योंकि क्या है कि अब कृषि मंत्रालय चाहता है कि जो भी हमारे ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं जो भी खत्म हो गई हैं उनको अब आगे बढ़ाया जाए, तो उसी के रेफरेंस में ये चीजें की गई हैं। पारंपरिक यानी कि ट्रेडिशनल आदम चीनी किस्म की उपज कम होने के कारण यह विलुप्त होने के कगार पर है अपने आप पे, क्योंकि भैया प्रोडक्शन कम होता है तो इसको लोग नहीं उगाते हैं। लेकिन अब इस पर काम और तेजी से किया गया है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च के माध्यम से इस किस्म की उपज को बढ़ाया है, यानी कि जो उपज अब इसकी कम होती थी, लेकिन अब इसमें जब जो नया इनोवेशन किया गया है तो अब क्या होता है, अब ये फसल की पैदावार ज्यादा होती है। अब फसल की पैदावार ज्यादा होगी, यानी कि इस चावल को अगर आप लगाएंगे, उगाएंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, और प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो निश्चित तौर पर क्या होगा कि किसान इसको उगाएंगे अपने आप पे, तो ये एक ज्यादा बेनिफिशियल होगा अपने आप में, ठीक है। और इसकी जो खास इसकी जो स्मेल है, सुगंध है और स्वाद जो है, इसको बरकरार रखा गया है, इसको डाउन नहीं किया गया है, जिससे यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए वाणिज्यिक रूप में व्यवहारिक बन गया अपने आप पे, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे, आदम चीनी चावल की एक दुर्लभ किस्म है जो अपने छोटे दाने के लिए प्रसिद्ध है अपने आप पे, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके कारण जो है इसे क्या कहते हैं, चावलों का राजकुमार भी कहा जाता है अपने आप, चावलों का राजकुमार, बहुत सुगंधित है अपने आप पे। यह चावल उत्तर प्रदेश के चंदौली और वाराणसी क्षेत्र का मूल निवासी मतलब कि एक तरीके से वहीं पर मुख्य रूप से पाया जाता है। इसकी ऐतिहासिक पहचान और अद्वितीय गुणों के कारण इसे उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादों के लिए भौगोलिक संकेतक दिया गया था अपने आप पे, ठीक है। चलिए, 2023 में बस बाकी पॉइंट वही लिखी जो हमने आपको बता दिया। यह किस्म दरअसल पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल की जलवायु और मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त है, ना कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए जहां बासमती की खेती का वर्चस्व है। इसलिए कथन थर्ड क्या था आपका, गलत था, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो, ये सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इसको अच्छे से आपको करना है, ये नहीं भूल जाओ। अब बात अगर चावल की मैं कर रहा था, तो जैसे आपके एग्जाम में क्या होता है, जो प्रमुख खाद्यान्न उत्पादन होता है उसमें से कौन से खाद्यान्न कहां पर पाई जाती है, किसका प्रोडक्शन कितना हो रहा है, तो ऐसा प्रश्न भी आपसे एग्जाम में खूब पूछा जाता है। बताओ चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है। तो कई बार तो आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछ लेता है कंफ्यूजन करने के लिए। तो चावल हो गया आपका, चीनी हो गया आपका, गन्ना हो गया आपका, ठीक है, सरसों हो गया आपका, रागी हो गया, इनके बारे में प्रश्न खूब पूछता है एग्जाम में, तो इनको नोट कर लीजिएगा। फलों में आम हो गया और केला हो गया, सेब हो गया, इनके बारे में कई बार प्रश्न पूछता है एग्जाम में। तो जो भी खाद्य पदार्थ हमारे हैं उनका प्रोडक्शन किस किस डिस्ट्रिक्ट में, किस किस स्टेट में ज्यादा है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आइए,
एक्सरसाइज अजय वॉरियर, ये अभी चर्चाओं में रहा, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है और इस अभ्यास में कौन कौन से देश भाग ले रहे हैं। ये अभी हाल ही में एक्सरसाइज अजय वॉरियर कराया गया है। जो भी प्रमुख हमारे मिलिट्री एक्सरसाइजेज आदि होती हैं, ठीक है, जो भी हमारे युद्धाभ्यास होते हैं, उन पर खूब सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें कथन सही है। नंबर ए, यह केवल भारत का राष्ट्रीय रक्षा अभ्यास है जिसमें सेना की टैक्टिकल तैयारियों पर जोर है। भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जो मुख्य रूप से अर्ध शहरी इलाकों में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशनों पर केंद्रित है, यानी कि टेररिज्म के अगेंस्ट में काम करता है। या एक बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास है जिसमें सभी खाड़ी देशों की भागीदारी होती है। डी ऑप्शन है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच साइबर सुरक्षा से संबंधित यह अभ्यास है। कौन सा अभ्यास? एक्सरसाइज अजय वॉरियर। अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए हो जाएगा सही। एग्जैक्टली बताइए। इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए आप लोग एक बार, ताकि गलती कोई ना हो आपसे। पढ़िए फिर बताइए एग्जैक्टली आंसर क्या होगा। मैं हट जाता हूं ताकि आपको दिख जाए, है ना। एग्जैक्टली बताइए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिख जाए आपको, ठीक है। चलिए बताइए इसका जो आंसर होगा। एक्चुअली में ये जो आप एक्सरसाइज आप देख पा रहे होंगे अजय वॉरियर, ये दरअसल ब्रिटेन और जो है इंडिया के बीच में होता है, ठीक है। अभी राजस्थान के एक इलाके में इसको किया गया है, राजस्थान का एक इलाका है, ठीक है, वहीं पर इसको किया गया है, ध्यान रखिएगा। और दरअसल ये इस पूरे एक्सरसाइज में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास दो देशों के मध्य का होता है, जो कि मुख्य रूप से अर्ध शहरी इलाकों में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशनों पर केंद्रित होता है। यानी कि जो भी आपके ऑपरेशन टेररिज्म वाले होते हैं उन पर क्या बेस्ड है अपने आप पे, ताकि हम टेररिज्म को क्या कर सकें, कंट्रोल कर सके। तो ये एक्सरसाइज दरअसल इंडिया और ब्रिटेन की है अपने आप पे, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, द्विपक्षीय मतलब कि दो देशों के मध्य की है। तो कई बार पूछता है आपके एग्जाम में कि ये जो एक्सरसाइज है वो दो देशों का है या बहुपक्षीय है, मतलब कि दो देशों के साथ में अलग अलग कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं या केवल दो कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो आपका एक्सरसाइज अजय है ये दरअसल बायलैटरल है अपने आप में, यानी कि दो देशों के मध्य में है, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा अपने आप पे, देखते हैं बी इज द राइट आंसर, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। चलिए अब इसके बारे में पढ़ लीजिए आप लोग। तो एक्सरसाइज अजय वॉरियर 2025 भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच 8वां, ये संस्करण कई बार पूछता है कौन किस नंबर का, तो ये 8वां जो है ये अपने आप में अभ्यास है, एक्सरसाइज है, जो डेट भी याद रखिएगा 17 से लेकर के 30 नवंबर 25 तक दरअसल राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया, ठीक है। यह पॉइंट ध्यान रखिएगा। यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के अध्याय के 7 के तहत होता है और इसका मुख्य फोकस क्या है, अर्ध शहरी यानी कि जो सेमी सिटी है अपने आप में, आधे शहरी है, आतंकवाद विरोधी संचार की रणनीतियों, मिशन प्लानिंग और संयुक्त कंपनी स्तर के अभ्यास को बेहतर बनाना है अपने आप, यानी कि टेररिज्म के अगेंस्ट में इसको किया जाता है। इसमें दोनों देशों की सेनाओं के कुल 240 सैनिक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें भारतीय सेना का जो प्रतिनिधित्व है वो सिख रेजिमेंट करती है। और यह अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच आपसी तालमेल, बेहतरीन तरीके से आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है अपने आप पे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। सारे एक्सरसाइज मैंने फिर से मैं आपसे कह रहा हूं, जो भी कुछ कुछ कंट्रीज हैं जिनके बारे में एक्सरसाइजेस खूब पूछता है, मैंने कई बार आपको नोट करवाया है पॉइंट, अगर नहीं नोट है तो याद रखिए कि भाई भारत और कौन कौन से ऐसे कंट्री हैं जिनके मध्य में जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो पूछी जाती हैं अक्सर। तो भारत के साथ साथ में आपका नंबर 1 अमेरिका, अमेरिका के मध्य में जो भाई एक्सरसाइजेस होती है भारत के साथ में वो इंपॉर्टेंट होती है। अमेरिका, जापान, चीन, रूस, ठीक है, आपका नेपाल, ठीक, भूटान, ठीक, फिर आ जाओ इधर मालदीव, मालदीव तो अच्छा ही है नहीं, मालदीव, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ठीक है, और क्या बचिए आपका भूटान, ठीक है। ये हो गया कुछ कंट्री, और एक दो कंट्री आपका मालदीव हो गया, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, म्यांमार, ये कुछ कंट्री हैं जिनके बारे में जो इंडिया और इन कंट्रीज के एक्सरसाइज के बारे में आपसे प्रश्न पूछता है, क्वेश्चन आता है, इसलिए इनको आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा अलग अलग, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है।
बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा एग्जैक्टली। ये पैटर्न सही लग रहा है कि पहले वाला सही था? प्लीज जरूर बताइएगा कि पहले क्वेश्चन फिर एक्सप्लेनेशन या फिर पहले एक्सप्लेनेशन फिर क्वेश्चन, कौन सा सही है आपके सामने, बताइएगा मुझे। चलिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इथियोपिया में पहली बार सामने आए मार्बर्ग वायरस रोग प्रकोप की विशेषताएं क्या हैं। ये एक वायरस है अपने आप में और ये भी चर्चाओं में रहा है और जो है WHO ने इसको लेकर के कई सारे पॉइंट सामने रखे हैं। आप बताइएगा कि इसका एग्जैक्टली जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप इसको सही से बताएंगे। दरअसल यह वायरस फल खाने वाले चमगादड़ों से फैलता है और घातक हो सकता है। अभी तक इसका कोई टीका उपलब्ध नहीं है। तो यह सही है मार्बर्ग वायरस के संदर्भ में, या फिर यह केवल मानव से मानव संपर्क से फैलता है और इसका इलाज आसान है, या फिर सी कथन यह एक सामान्य फ्लू वायरस है जो गर्मियों में ज्यादा फैलता है, या फिर डी ऑप्शन यह जल जनित रोग है और इसका नियंत्रण जल शोधन से किया जा सकता है। अब आप बताइए कि इसका एग्जैक्टली आंसर क्या हो जाएगा। हिंदी पढ़ लीजिए और अब एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए और फिर मुझे बताइए कि इसका एग्जैक्टली आंसर क्या हो जाएगा एग्जैक्टली। ठीक है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। जितने भी डिजीजेज जो भी वायरस आदि चर्चाओं में रहते हैं उन पर प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए बिल्कुल इग्नोर ऐसे क्वेश्चन को आपको नहीं करना है किसी भी कीमत पर। ठीक है ना, यह पॉइंट आपको विशेष तौर पर याद रखना है। चलिए बताइए, मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली में जो ये मार्बर्ग वायरस है अपने आप में, ये क्या होता है, जो फ्रूट्स खाने वाले जो चमगादड़ होते हैं, जो बटल होते हैं, उनसे फैलता है अपने आप पे और अभी तक इसका कोई वैक्सीन, कोई टीका अभी तक क्या है, अभी तक अवेलेबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। और इसीलिए क्या है, ये टेंशन वाली बात है अपने आप पे। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान देना विशेष तौर पर। और ये अभी चर्चाओं में रहा इसलिए इसके बारे में आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन मुझे लग रहा है सही होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। यानी कि WHO ने, अच्छा एक बात बताओ मुझे, WHO की स्थापना कब हुई थी बताओ, और वर्तमान में WHO के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है बताओ। सबसे पहला मुझे कमेंट यही करो, खूब पूछता है। जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं आपके एग्जाम में वो खूब बंद पूछते हैं। ठीक है, पीसीएस मुख्य परीक्षा में पेपर सेकंड जो है उसमें साफ साफ लाइन इंट्रोड्यूस है कि महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन और भारत के परिप्रेक्ष्य में उनका योगदान। तो यह बात ध्यान रखिएगा। और प्री में भी, चाहे आरओ प्री हो, चाहे पीसीएस प्री हो, मेंस हो, चाहे यूपीएससी हो या कोई अदर स्टेट हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से प्रश्न आप एग्जाम में खूब बनते हैं। ओके, तो बताओ, तो अभी हाल ही में WHO ने ये एक पुष्टि की है कि इथियोपिया के दक्षिणी ओमो क्षेत्र में पहली बार मार्बर्ग वायरस से रोग का प्रकोप हुआ है, जिसमें अब तक 9 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, मतलब 9 केसेस सामने आए हैं। यह वायरस फल खाने वाले चमगादड़ों से फैलता है और सामान्यतः मनुष्यों में गंभीर तथा घातक रक्तस्रावी बुखार का कारण बनता है, यानी कि ब्लड का सिक्रेशन होता है। कई मामलों में इससे इंसान की डेथ हो जाती है अगर ज्यादा घातक हो जाता है अपने आप में। ठीक है, तो और इस डिजीज का जो एवरेज जो मृत्यु दर है, मतलब कि जो इससे मरने वाली की जो संख्या है अपने आप में, जो इसका एवरेज है वो लगभग 50% है। यानी कि अगर डिजीज हो गई तो 50% की पॉपुलेशन इससे खत्म हो जाएगी अपने आप में। कुछ प्रकोपों में यह 88% तक पहुंच सकती है अपने आप पे, इसलिए घातक मानी जाती है अपने आप पे। ध्यान रखिएगा इस बात को भी। ओके, और ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। अब अगर बात करते हैं, मार्बर्ग वायरस इबोला वायरस परिवार का सदस्य है जो उच्च बुखार, सिरदर्द और ब्लड सिक्रेशन आदि का लक्षण पैदा करता है। अब तक मार्बर्ग वायरस के लिए कोई टीका अभी फिलहाल मौजूद नहीं है, इसलिए समय पर पहचान, संक्रमितों का पृथक्करण, संपर्क का पता लगाना और तुरंत उपचार बेहद आवश्यक है। WHO और अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान इथियोपिया की सरकार के साथ मिलकर के इस प्रकोप को रोकने का प्रयास कर रहे हैं अपने आप पे, तो इसलिए यह चर्चा में रहा, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। बताइए, ताइवान में गूगल का सबसे बड़ा AI हार्डवेयर इंजीनियरिंग केंद्र किस उद्देश्य से स्थापित किया गया है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न अभी है। अभी हाल ही में ताइवान ने गूगल का एक सबसे बड़ा AI हार्डवेयर इंजीनियरिंग केंद्र अभी स्थापित किया है और आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न बन सकता है। अब बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। एक ऑप्शन है, यह केंद्र केवल ताइवान में फैली कंपनियों के लिए सॉफ्टवेयर सपोर्ट प्रदान करता है, या फिर बी ऑप्शन, यह केंद्र गूगल के वैश्विक AI हार्डवेयर रिसर्च और विकास का मुखिया है जो भविष्य के AI मॉडल के लिए शीर्ष स्तरीय एक्सीलरेटर्स और चिप्स विकसित करेगा। यह केंद्र, सी ऑप्शन है, यह केंद्र केवल डेटा एनालिटिक्स के लिए स्थापित किया गया है, या फिर डी ऑप्शन, या गूगल के क्लाउड सर्वरों के रखरखाव के लिए बनाया गया है। इसमें से क्या एग्जैक्टली आंसर होगा मुझे बताइएगा। आपके एग्जाम में यही प्रश्न बन सकता था कि बताओ ताइवान ने अभी हाल ही में गूगल का सबसे बड़ा AI हार्डवेयर इंजीनियरिंग केंद्र
कहां पर स्थापित किया है? ठीक है, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? एग्जैक्टली मुझे लगता है शायद इसका आंसर जो है बी होना चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं, बिल्कुल सही बात है, बी इज द राइट आंसर। और इसके बारे में डिटेल्स जानकारी यहां पर लिखी है, यानी गूगल ने ताइवान में, कहां पर? गूगल ने ताइवान में अपना जो है सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर, गूगल ने ताइवान में अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित कर किया है। प्रश्न पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कि गूगल ने किस देश में अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित किया? तो गूगल ने ताइवान में किया है। अब ऑब्जेक्टिव में वन लाइनर फॉर्म में पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। ये क्या करेगा? जो कि ग्लोबली एआई रिसर्च और डेवलपमेंट का एक प्रमुख केंद्र है अपने आप में, ठीक है। यह केंद्र विशेष रूप से एआई मॉडल की तेजी और दक्षता यानी कि उसकी इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और उन्नत यानी कि हाई क्वालिटेटिव हार्डवेयर जैसे एक्सीलरेटर्स, चिप्स और सिस्टम डिजाइन पर फोकस करेगा अपने आप पे। तो ये अच्छी तरीके से इस पर वर्क किया जा रहा है। गूगल का यह कदम एआई हार्डवेयर प्रतिस्पर्धा में यानी कि हार्डवेयर कंपटीशन में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखने के साथ साथ में आने वाले भारी मांग वाले एआई अनुप्रयोगों के लिए टेक्निकलिटीज जो आपकी प्रिपरेशन होती है उसको सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। इस केंद्र में हजारों इंजीनियर्स काम करेंगे और यह तकनीकी नवाचारों यानी कि टेक्निकल इनोवेशंस के लिए एक प्रमुख हब होगा अपने आप पे, जो एआई के फील्ड में क्रांतिकारी जो है बदलाव लाएगा अपने आप पे। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और आ गया एक ठो, क्या बताइए इसका क्या होगा उत्तर? कर्नाटक का केईओ कंप्यूटर क्या है और यह डिजिटल शिक्षा में यानी कि डिजिटल एजुकेशन में किस प्रकार क्रांति लाने का लक्ष्य रखता है? नंबर 1 पॉइंट ए ऑप्शन, यह सिर्फ एक सामान्य कंप्यूटर है जो सरकारी कार्यालयों में प्रयोग होगा, या फिर यह एक किफायती स्वदेशी और विकसित एआई सक्षम कंप्यूटर है जो खासकर विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन और हार्डवेयर शिक्षण को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, या फिर यह एक स्मार्टफोन है जो शिक्षकों के लिए बनाया गया है, या फिर यह एक क्लाउड आधारित शिक्षा प्लेटफॉर्म है? क्या होगा इसका एग्जैक्टली आंसर बताओ? ये अभी क्या है? कर्नाटक का एक कंप्यूटर केईओ कंप्यूटर है, केईओ क्या है ये बताइए? सोचिए समझिए फिर मुझे इसका आंसर दीजिए आप लोग प्लीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बॉस। तो इसका उत्तर क्या होगा? मुझे जरा जल्दी से बताओ क्या होगा इसका एग्जैक्टली आंसर। कई बार जो है आप लोग जो है न्यूज पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसको इग्नोर कर जाते हैं। पेपर अगर पढ़ते तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ते तो यहां पर सारी चीजें कराई जाती है। लेकिन बताओ इसका एग्जैक्टली आंसर क्या हो जाएगा? पढ़ लीजिए, हिंदी पढ़ लीजिए एक बार दोबारा से बताओ। उम्मीद करता हूं कि आप इसको एग्जैक्टली सही बताएंगे मुझे इसका उत्तर, है ना। इसका जो एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका बी वाला आंसर। ये क्या है अपने आप में? यह किफायती स्वदेशी विकसित यानी कि हमारे इंडिया में इसको डेवलप किया गया है, एआई से लैस ये कंप्यूटर है। और ये खासकर हमारे स्टूडेंट्स के जो ऑनलाइन स्टूडेंट यानी कि जो एडटेक कंपनियां, जो एडटेक स्टूडेंट हैं, उनके लिए जो है जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उनको क्या करेगा? आसान करेगा। इसमें कई प्रकार की सुविधाएं इसमें दी गई हैं। तो ये खासकर ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए है अपने आप में, और ये एजुकेशन सेक्टर में अपने आप में एक नए कीर्तिमान स्थापित करेगा अपने आप में, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। यानी कि कर्नाटक की सरकार ने केईओ यानी कि नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमिकल ओपन सोर्स नामक स्वदेशी एआई सक्षम कंप्यूटर लॉन्च किया है, जिसका मकसद डिजिटल एजुकेशन में क्रांति लाना है। यह कंप्यूटर दरअसल किफायती है और सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और छोटे व्यवसायों और घरों में डिजिटल पहुंच को बढ़ावा देगा, यानी कि हर घर में डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा इससे। इसमें ऑनलाइन डिवाइस एआई कोर्स शामिल है जिसका नाम बुध है, जो कि कर्नाटक के राज्य शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रम पर आधारित एक स्थानीय एआई एजेंट है अपने आप। तो इससे निश्चित तौर पर ऑनलाइन सेक्टर में इसका बड़ा बेनिफिट मिलेगा। यह एआई एजेंट ऑफलाइन भी काम कर सकता है, जिससे इंटरनेट कनेक्टिविटी कम या कमजोर इलाकों में भी शिक्षा संभव हो पाएगी। केईओ कंप्यूटर RISC-V प्रोसेसर और लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है और यह 4G वाईफाई, USB-C, HDMI आदि पार्ट्स के साथ में आता है। तो ये एक अच्छी बात है और इससे स्थानीय स्टार्टअप और सेमीकंडक्टर कंपनियों के सहयोग से विकसित किया गया है। यह पहल राज्य में शिक्षा, कौशल विकास यानी कि जो है स्किल डेवलपमेंट और व्यावसायिक अवसरों यानी कि जो आपके जो भी व्यवसाय आदि होते हैं उनमें बढ़ावा मिलेगा इससे, और इससे जो है एक बड़े कदम के रूप में हम इसको देख सकते हैं, जिससे रोजगार आज के सीजन के साथ साथ में ऑनलाइन शिक्षा में, ऑनलाइन एजुकेशन में एक बड़ा जो है बेनिफिट इससे मिलेगा इस कंप्यूटर से, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन शायद होगा आई थिंक, बताइए
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल जो प्रोग्राम है के द्वारा जारी वैश्विक मीथेन स्थिति रिपोर्ट 2025 और 2030 लक्ष्यों की चुनौतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताने कौन सा कथन इसमें से सही है। ठीक है, नंबर 1, यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और क्लाइमेट एंड क्लीन एंड कोएलिशन द्वारा जारी की गई है, जिसमें 2030 तक उत्सर्जन में कटौती के लिए धीमी प्रगति पर चिंता जताई गई है। या फिर सेकंड ऑप्शन आपके सामने है, क्या है? सेकंड है मीथेन का वायुमंडलीय जीवन काल कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में बहुत लंबा होता है, लेकिन इसका वैश्विक तापमान क्षमता काफी कम होती है। या फिर उत्सर्जन में कमी का वैश्विक लक्ष्य 2030 तक 30% है और मीथेन के प्रमुख मानव जनित स्रोतों में जीवाश्म ईंधन, पशुधन और अपशिष्ट शामिल हैं। क्या होगा इसका कथन सही, बताइए। इसका एग्जैक्टली आंसर क्या हो जाएगा? सोचो समझो और फिर बताओ। मीथेन वैसे भी आप जानते हो कि मीथेन क्या एक ग्रीन हाउस गैस है ना, जानते होंगे। मीथेन के बारे में कई बार प्रश्न आपके पूछता है। CS4 इसको बोलते हैं, CS4 से इसको डिनोट करते हैं ना, बताइए। लेकिन इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें कुछ कंफ्यूजन मुझे लगता है। आई थिंक सेकंड थर्ड होगा क्या इसका आंसर, या फिर शायद फर्स्ट और थर्ड होगा। फर्स्ट बी और सी में से मुझे कोई एक लग रहा है शायद संभवतः। बताइए आपको क्या लग रहा है, बी या सी में से कौन एक हो सकता है, बताओ। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना। ठीक है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड आपका, यानी कि ये वाला और ये वाला सही है, ये नहीं सही, बीच वाला नहीं सही था। ठीक है, चलिए। वैश्विक मीथेन स्थिति रिपोर्ट एक आई हुई है 2025। इसमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम और क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन के वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों द्वारा इसको तैयार किया गया। इस रिपोर्ट को, यह रिपोर्ट ग्लोबल लेवल पर मीथेन उत्सर्जन यानी कि जो मीथेन का जो अपने आप में जो उत्सर्जन होता है, जो एक्सक्रीशन होता है, को कम करने की दिशा में धीमी प्रगति पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। यानी कि हम मीथेन को कम उत्सर्जित करें, मीथेन का हम कम एक्सक्रीशन करें, तो उसी बात को लेकर के एक टेंशन आई है अपने आप पे कि भैया लोग जो कंट्री जो अलग अलग हैं वो मीथेन को कम करने के लिए काम नहीं कर रही हैं। तो ये एक चिंताजनक बात है अपने आप में। ठीक है, विशेष रूप से ग्लोबल मीथेन फ्लेज के 2030 तक 30% कटौती के लक्ष्य को देखते हुए अपने आप पे ये लक्ष्य रखा गया था कि हम भैया 30% कटौती करेंगे मीथेन उत्सर्जन में, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा अपने आप पे, इसी चिंता व्यक्त की गई है। इसी प्रकार की रिपोर्ट अभी हाल ही में एसडीजी गोल्स को लेकर भी आई थी कि जो हमने 17 जो एसडीजी गोल्स बनाए हैं जिनका पूरा करने का लक्ष्य कितना है 2030 तक है, तो अभी हमने उस एसडीजी गोल पे काम नहीं किया है। ठीक उसी प्रकार से रिपोर्ट मीथेन की कंडीशन को लेकर के आई कि भैया मीथेन को आप लोग रोक नहीं रहे हैं, इसको ये अभी तक इसका प्रोडक्शन हो रहा है अपने आप में। चलिए, मीथेन कटौती को जलवायु परिवर्तन शमन यानी कि मिटिगेशन के सबसे तेजी से उपलब्ध और लागत प्रभावी तरीकों में से एक माना जाता है। मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस आप जानते होंगे जिसकी वैश्विक तापमान क्षमता 100 वर्षों की अवधि में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 25 से 28 गुना अधिक है अपने आप पे। हालांकि इसका वायुमंडलीय जीवन काल 10 से 12 वर्ष है। ठीक है, मीथेन की यह विशेषता इसे जलवायु प्रवाह के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाती है क्योंकि इसे कम करने का प्रभाव की तुलना में अधिक तेजी से देखा जाता है। ठीक है, चलिए खैर, ग्लोबल मीथेन प्लेज GMP के तहत 150 से अधिक देश 2030 तक वैश्विक मीथेन उत्सर्जन यानी कि जो ग्लोबल मीथेन जो आपका उत्सर्जन हो रहा है को 2020 के स्तर से कम 30% तक कम करने के लिए क्या है अपने आप में रिस्पॉन्सिबल हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, पूछ सकता है आपके एग्जाम में अलग से इस पॉइंट को। ठीक है, यह कटौती जीवाश्म ईंधन यानी कि जिसमें तेल गैस कोयला आता है, निष्कर्षण, कृषि, पशुधन और चावल की खेती और अपशिष्ट भराव, ठीक है, क्षेत्रों, लैंडफिल जैसे प्रमुख मानव जनित स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करके प्राप्त किए जाते हैं। कुछ हिंदी बड़ी टफ नजर आती है ना, कोशिश करूंगा यार कि मैं और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का प्रयास करूं, टाइम नहीं मिलता बॉस, क्या कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आप बताइए, ये आज का हो गया पूरा का पूरा करंट अफेयर्स। अब आपके सामने एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको देना है, आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। भारत के राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति विधायी शक्ति मानी जाती है? नंबर 1 अध्यादेश जारी करना, रक्षा सेवाओं का संचालन करना, राज्यपालों की नियुक्ति करना या फिर न्यायाधीशों का हस्तांतरण करना। कौन सी ऐसी शक्ति है जो विधायी शक्ति है प्रेसिडेंट की, वो आप मुझे कमेंट करके इसका उत्तर बताइएगा। और आज का एक प्रश्न जो है उसका क्या है, संसद की प्रमुख समितियां जो होती हैं उनके बारे में आपको लिखना है, जिसमें लोक लेखा समिति होगी, प्राक्कलन समिति हो गई, है ना, इन सब समितियों के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, और कल हमने आपसे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में प्रश्न हमसे पूछा था। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की अगर बात करते हैं तो पहला उनका अधिकार क्या है, लोकसभा और राज्यसभा का सत्र बुलाना, स्थगित करना और सत्रावसान करना। ये विधायी शक्तियों में से आता है किसके, राष्ट्रपति के। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आप पॉइंट्स में लिख लीजिएगा। दूसरा,
लोकसभा का विघटन भी डिसॉल्वेशन जो होता है वो भी प्रेसिडेंट ही करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा भंग कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। इंपॉर्टेंट है, ये सब प्रश्न आपके प्री में खूब पूछे जाते हैं, छोड़िएगा नहीं इसको। दूसरा, विधेयक पर स्वीकृति देना, यानी कि राष्ट्रपति के पास किसी भी विधेयक पर 3 विकल्प होते हैं, ठीक है, अलग अलग से, कि किसी जो है विधेयक को अपने पास रख लेना या संशोधन करके फिर भेजना, अलग अलग प्रकार के राइट्स उसमें दिए जाते हैं, ठीक है। आदेश से कानून बनाना यानी कि अध्यादेश जारी करना, ऑर्डिनेंस जारी करना। जब संसद सत्र में ना हो तब राष्ट्रपति आपात परिस्थितियों में अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। यह भी आपके लिए क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंट हो जाएगी और आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो जाएगी। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जब संसद सत्र में ना हो तब राष्ट्रपति आपात कंडीशन में यानी कि इमरजेंसी कंडीशन में आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी कर कानून बना सकते हैं। ये फैक्ट सारे आपके एग्जाम प्री में खूब पूछे जाते हैं, इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा। संयुक्त सत्र बुलाना यानी कि ज्वाइंट सेटिंग, अपने आप पे जब कोई भी मुद्दा जो है बहुत बड़ा हो अपने आप पे, जहां पर चीजें सामने नहीं आ पा रही हो, सही से नहीं हो पा रही, तो दोनों देशों का एक कॉमन सेशन जो है बुलाया जाता है, प्रेसिडेंट ही इसको बुलाता है। तो ये भी इसका विधायी शक्तियों में से एक आता है, आर्टिकल 108 के अंतर्गत। सदस्य नामित करना, 12 सदस्यों को जो है क्या करता है, राज्यसभा में नामित कर सकता है, आप जानते होंगे, ठीक है। और 2 एंग्लो इंडियन को भी रखा था लेकिन इसको हटा दिया गया है 104 अमेंडमेंट के तहत। ये भी पूछता है एग्जाम में, ठीक है। ये सारा इंपॉर्टेंट है, ये आज का उत्तर आपके प्री प्लस में दोनों के पॉइंट से बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, वार्षिक बजट और अभिभाषण, ये भी इसकी विधायी शक्तियां हैं। विशेष विधायी शक्तियों के अंतर्गत कुछ चीजें और हैं आपके यहां पर जो लिखी गई हैं, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रपति कुछ स्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर संसद द्वारा कानून बनवाने की अनुमति दे सकते हैं, अनुच्छेद 249 252 के अंतर्गत। राष्ट्रपति सीधे कानून नहीं बनाते लेकिन वह विधायी प्रक्रिया को नियंत्रित करने, अध्यादेश जारी करने और संसद की कार्यवाही संचालित करने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं अपने आप। तो ये सारे राइट्स क्या हैं, विधायी शक्तियों के अंदर आते हैं, जो कि आपको लिखना है। और ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण आपका वीडियो करंट अफेयर्स का। ये सारे सेगमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एक एक करके आप लोग पढ़िएगा, समझिएगा। बाकी आज जो मैंने आपसे पूछा कि पैटर्न कौन सा वाला पहला सही था कि बाद में सही है, इसका उत्तर आप मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, कि पहले व्याख्या फिर क्वेश्चन या पहले क्वेश्चन फिर व्याख्या, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग कल। और एक हमने शॉर्ट्स वीडियो सीरीज स्टार्ट की है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो शॉर्ट्स छोटे छोटे करके आपको दिखाई देंगे डिकोड एग्जाम के जो है चैनल पर शॉर्ट्स के वाले में, उसको जरूर देखा गया। जैसे कल हमने हिमालय के बारे में बताया था शनिवार को, है ना, तो उसी तरीके से अलग अलग टॉपिक पर छोटी छोटी जानकारियां जो आपके लिए बड़े इंटरेस्टिंग होगी, वो शॉर्ट्स के माध्यम से आपके सामने मैं लेके आऊंगा, आप भी उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डिकोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROA परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल ROA परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की PCS प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर
आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डीकोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROARO परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।